सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ज, ज, जैसा कि आज हम कक्षा 10वीं की जो भूगोल का अध्याय 6 पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। और ज़्यादा टाइम न लगाते हुए अध्याय को शुरुआत करते हैं, ताकि कम से कम भैया दो वीडियो में तो कम से कम 2 पार्ट में बनेगा यह वीडियो। और हम यहाँ से अब शुरुआत करेंगे। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मिर्दा के दीप खरीदे। आप लोग अभी जाते हैं तो आप जानते हैं कि बर्तन दीपावली के अवसर पर अधिक खरीदा जाता है। और मिर्दा के दीप माने मिट्टी के जो दिया जिसे आप लोग कहते हैं अधिकतर। हरीश ने कहा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीजें को उतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीजें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? आप तो अब इसके बारे में हम नीचे पता करेंगे। चलो पूरा बताएगा आप। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। देख लीजिए, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। वस्तु के उत्पादन को भी वस्तु निर्माण कह सकते हैं, वही वस्तु। क्या आप जानते हैं कागज, लकड़ी से, चीनी, गन्ने से, लोहा इस्पात, लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। अब आप इसी समय से याद कर लीजिए, 1 नंबर का आ सकता है। कागज किससे होता है? लकड़ी से, आप देख सकते हैं। चीनी देखेंगे तो गन्ने से होता है, अधिकतर बच्चे जानते होंगे। लोहा इस्पात जो होता है वह लौह अयस्क से होता है। और एल्युमिनियम जो होता है यह बॉक्साइट से निर्मित होता है। आप याद रखेंगे, 1 नंबर में कहीं भी आ सकता है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं? क्यों नहीं, आप जैसे देख लीजिए, सूती के कपड़े बनते हैं और वह तो अब कपास के द्वारा कन्वर्ट माने कि अब उद्योगों में ही तो बनता है वो। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। परिष्कृत माने उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग माने स्टूल उद्योग, कार उद्योग, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधित उद्योगों में लगे श्रमिक इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसके बारे में? द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। 1 नंबर का फिर आपको मिल सकता है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति को किसके द्वारा नापी जाती है। तो आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। देश की विकास किससे मापी जाती है? तो आप लिख सकते हैं आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के। विनिर्माण का महत्व आप देखेंगे। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। और क्योंकि
क्योंकि हम देखेंगे क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। और देखेंगे देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित हैं। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। क्षेत्रीय असमान देखेंगे आप, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, आप देख सकते हैं। और निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार माने कॉमर्शियल कैसे थे कॉमर्स व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और जिससे माने कॉमर्शियल बढ़ेगा तो विदेशों में बेचा जाएगा और उससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं हम। वह देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार करते हैं, तैयार माल में निर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। भारत का विकास आप देखेंगे विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, माने एक दूसरे से मिलकर हैं। उदाहरण, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया। कृषि पर आधारित उद्योगों ने माने बढ़ोतरी पर प्रोत्साहित किया। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप और उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर निर्भर किसान पर निर्भर है। इसलिए किसान निर्भर है, माने कि औद्योगिक क्षेत्र से किसान भी निर्भर हैं, क्योंकि मशीन सब औद्योगिक क्षेत्र से ही आता है। और जो जैसे आप देखेंगे किसान से गन्ना लिया जाता है तो चीनी बनाया जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र किसान पर भी निर्भर है और किसान औद्योगिक क्षेत्र पर भी निर्भर है, क्योंकि कीटनाशक के लिए भी औद्योगिक क्षेत्र का सहारा लेना पड़ेगा किसान को। इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, आपाती उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आपाती उत्पादन माने आपातकालीन में जो उत्पादन जो प्रयोग किया जा सके उसको उत्पादन के लिए। यह वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। माने कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम कैसे प्रतिस्पर्धा कर सके हैं। हमारी जो वस्तुएं हम बनाएंगे भारत में या जिस देश में आप देख रहे हो, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। तब जैसे इस समय भारत में मिसाइलें मंगाई जा रही हैं, अगर भारत में ही बनाई जाती तो, और भारत से जो ज़रूरत वाले मिसाइलों जिसको ज़रूरत है तो वो मिसाइल बेचते भारत वाले, लेकिन नहीं बना रहे हैं भारत में, तो भी उनकी गुणवत्ता नहीं है। और अब हम शुरुआत करेंगे भैया राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। अब देखेंगे कहाँ कहाँ योगदान होता है।
पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% था। 10 देखेंगे 2 दशकों माने 20 साल 27% था, नहीं 27% से 17% ही है। पहले माने 27% था, अब 17% हो गया, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। और भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। 25 से देखेंगे आप, एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 25 से 35% है भारत का। पिछले एक दशक में माने एक 10 साल में जिसे कहते हैं में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। देखेंगे आप 7% की बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है, माने आशा किया जा सकता है। वर्ष 2003 में विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुआ। वर्ष 2003 का बात बताया गया है, 9 से 10% प्रतिवर्ष दर से हुआ। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य को राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, आप इसको चाहे याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, की स्थापना की गई। अर्थशास्त्रियों के अनुमान का विनिर्माण की उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, इसलिए इसका स्थापना हुआ। आप याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद। और अब हम औद्योगिक स्थिति को देखेंगे। उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। देखेंगे स्थापना उद्योगों की जो होता है वो जटिल है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता पर प्रभावित होती है। अब जैसे देखेंगे जहां उद्योग वहां लगाना चाहेंगे जहां की कच्चे माल कम साधन में उपलब्ध हो जाए और वहां श्रमिक भी मिले, पूंजी भी आपके पास होनी चाहिए और वहां का बाजार भी होना जरूरी है। और फिर देखेंगे नीचे इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना देखेंगे लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही उस स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उसके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों के द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। समूहन बचत आप याद कर लीजिए किसे कहा जाता है, जो नगर के किनारे उद्योग को केंद्रित किया जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। जैसे इस समय आप देखेंगे कानपुर
आपका जो है स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। देखेंगे हिंटर लैंड लिखा, हिंटरलैंड। भैया हमारा इंग्लिश बहुत कमजोर है, आपको याद आप पढ़ सकते हैं। वैसे कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे। अब और देखेंगे उद्योग बाजार संबंध। देखेंगे निवेश जो जिसे लेता था वो, जैसे कच्चा माल अथवा घटक, और उत्पादन घटक श्रम, देख भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना। पूंजी और श्रम और भूमि तो आप जानते। परिवहन माने परिवहन जो कच्चे माल को मिल तक पहुंचाने के लिए। कारखाना, कारखाना माने फिर तैयार माल जो उत्पाद बनता था उसे परिवहन द्वारा बाजार में भेजा जाता था, और बाजार के जरिए आप देखेंगे पूंजी फिर वहीं पर वापस चली जाती थी। डाटा बहुत बढ़िया से बताया गया है आपको। ये फिर इस तरह पहले यहाँ श्रम के जरिए परिवहन माने लादा जाता था, परिवहन के जरिए कारखाना तक पहुंचाया जाता, कारखाना से निर्माण माल को परिवहन के जरिए फिर बाजार में, फिर उसके बाद पूंजी जो होता था वो पूंजी उठाकर फिर उसी में लगा दिया जाता है। इसी तरह चक्र चलता रहता है। और अब हम देखेंगे किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। देखेंगे सरकारी नीतियां और निपुण श्रमिकों की उपलब्धता उद्योगों को अवस्थित को प्रभावित करता है। अभी देखेंगे जैसे उद्योग की आदर्श अवस्थिति उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत उस स्थान पर देखेंगे, और फिर दूसरा उत्पादन के वितरण की लागत, और उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय, और उस स्थान पर उत्पादन की लागत, और उत्पादन में कितना पैसा लगता है और कच्चा माल का भी कितना पैसा लगता है। उत्पादन का विवरण माने बढ़िया से उसका ढांचा तैयार करना, और उस पर उद्योग का निर्णय की स्थापना माने लगाने की फैक्ट्री उसका भी निर्णय। और फिर अब देखेंगे सब मिलाकर तब एक उद्योग तैयार किया जाता है। और उद्योगों का वर्गीकरण अब देखेंगे हम। उद्योगों का वर्गीकरण रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। अब देखेंगे कैसे समझेंगे हम। और उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जैसे कृषि आधारित देखेंगे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। ये सब उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। और हम देखेंगे खनिज आधारित लोहा तथा इस्पात उद्योग, फिर सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, मशीन उद्योग, औजार उद्योग तथा पेट्रो रसायन उद्योग। और अब हम देखेंगे प्रमुख भूमिका के आधार पर। अब देखेंगे प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत
उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। देखेंगे आधारभूत उद्योग जिनके उत्पाद से दूसरे जिनके कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। और जिनके प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग देखेंगे आप अभी नीचे। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। उपभोक्ता उद्योग माने जो उपभोक्ता तक पहुंचा है, ग्राहक तक जो पहुंचता है उसके जरिए उपभोग के लिए। अब देखेंगे पूंजी निवेश के आधार पर देखेंगे। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार किया जा सकता, माने करोड़ रुपए तक स्वीकार है। आप देखेंगे पूंजी निवेश पर 1 करोड़ रुपए वर्तमान में स्वीकार है। अब देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखेंगे स्टील SAIL आदि निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व या उनके द्वारा संचालित है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर उद्योग आदि। और फिर देखेंगे संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखेंगे जो राज्य सरकार और निजी, कुछ प्राइवेट और दोनों मिलकर जो चलाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल। और अब हम देखेंगे यहाँ से सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। देखेंगे लाभ हानि का विभाजन अनुपातिक होता है, कितना लाभ होगा कितना हानि। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर देखेंगे। अब भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। विद्युतीय उद्योग, अब उद्योगों का वर्गीकरण हो गया भैया। अब हम देखेंगे
कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न दो वर्गों में विभाजित करें। और आप चाहें तो इसे वहां पर देखे होंगे, इसमें उदाहरण भी दिया गया था, और लिख सकते हैं। और हम अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका। कृषि आधारित उद्योग देखेंगे, कृषि आधारित। अब कृषि से अभी आपको याद आ जाएगा, क्योंकि कृषि आप पढ़े हैं चौथा चैप्टर। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर पा सकते हैं। सूती वस्त्र जैसे पटसन, सूती वस्त्र, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल यदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है, इन्हें कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। अब देखेंगे वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है। अब देखेंगे इसका महत्व क्या है। क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य तथा उत्पाद तक की श्रृंखला से परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। और अब हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हाथ करघा से बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा और औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों का स्पर्धा नहीं कर पाए। माने कि अगर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे माने औपनिवेशिक काल में हमारे उद्योगों का हानि कैसे हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन से निर्मित वस्त्रों का प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। अब देखेंगे हमारे लोग के यहाँ महंगा भी पहले मिलता था और इंग्लैंड से आए गए कपड़े सस्ते थे, इसलिए आप अब देखेंगे हम एक दिया गया है रेशा उत्पादन। आप वस्त्र निर्माण के लिए आप देखेंगे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे रेशा वाले। रेशा उत्पादन देखेंगे। रेशा उत्पादन से फिर धुनाई कताई किया जाता था, फिर कताई के बाद बुनाई, और बुनाई के बाद रंगाई और प्रशिक्षण, फिर उसके बाद वस्त्र निर्माण लिख दिया गया। फिर वस्त्र को गारमेंट माने बेचा जाता था, या फिर यहाँ से भी बेचा जा सकता था। और बुनाई से माने कपड़ा में तैयार करते थे, और रेशा से कच्चा रेशा में, और धुलाई से कताई सूत काटते थे। उसके बाद बुनाई से कपड़ा में, और फिर कपड़ा से रंगाई में, रंगाई से फिर वस्त्र। और अब हम देखेंगे नीचे डाटा जो दिया गया है। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। देख लीजिए, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। फिर नीचे देखेंगे, यूरोप दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था, तब भारत इंग्लैंड के अधीन था, और ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग प्रोत्साहन मिला। आपके कुछ उसमें आ सकता है 3 नंबर में कि
जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उससे भारत में सूती वस्त्र का प्रोत्साहन क्यों हुआ? आप लिख सकते हैं कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का प्रोत्साहन हुआ कि मांग की वजह से, कपड़े की मांग। इंग्लैंड में कपड़े की मांग की वजह से आप लिख सकते हैं। और हम आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों तक ही सीमित थे। आरंभिक वर्षों में मैंने शुरुआती वर्षों में कपास की उपलब्धता, बाजार परिवहन, पतनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग कहा जाता है, पैकेजिंग लिखा है, सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास हुआ। देखेंगे पैकेजिंग और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है, इसके उद्योगों का विकास हुआ। अध्यापिक कताई कार महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी काशीदारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है। देखेंगे कताई उत्पादन जो है भारत में विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है बुना वस्त्र, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हाथ करघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया? और देखेंगे भी, नहीं बताया गया होगा, नहीं तो हमारे देश में विद्युत चलित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कारखानों लूमेज देखेंगे, पहले इसे आप देख लीजिए। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका के देश। आप देखेंगे सूत निर्यातक देश इनके भारत के जो हैं। देखेंगे आप निर्यात माने आप जान जाइए, आयात माने आना, माने देश के अंदर जो आना, माने बाहर से सामान जो मंगाया जाता है उसे आयात कहा जाता है। और उसका जस्ट अपोजिट उल्टा होता है, जो भारत से
बेचा जाए उसे, अपने देश से जो बेचा जाए उसे आयात निर्यात कहा जाएगा। अब जैसे देखेंगे इसके सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश अगर कोई लिख दे दिया जाए आपसे तो आप आराम से लिख सकते हैं नेपाल, सिंगापुर जहां आपको पसंद रहता है जाने को, श्रीलंका, अफ्रीका के देश। अब देखेंगे सूती रेशे विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। भारत में 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम हैं। लेकिन बुनाई और कताई तथा परकर्मण इकाइयां देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयां ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे या निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। परिधान निर्माताओं को अब देखेंगे धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य की वृद्धि होती रहती है। तो क्यों ना हम लोग कपड़ा बनाकर बेचें। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है ताकि देखेंगे आप धागा कम दाम में बिकता है लेकिन बुनाई करने के बाद कपड़ा महंगा बिकता है। तो हम अगर कपड़ा बेचेंगे थोड़ा बहुत पूंजी लगाकर अगर बनाकर तो आराम से पैसा अधिक कमा सकते हैं, इसलिए देश की आर्थिक आय भी बढ़ेगी। यदि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है तथापि इसके आयात करने की आप उस मैप को आप चाहे तो देख लेंगे आवश्यकता महसूस की जाती है, विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्तु उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है। अब हम एक टाइम को ज़्यादा खास ख्याल रखते हुए और पटसन को अगले पार्ट में पढ़ेंगे ताकि नहीं तो आपको भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और पार्ट 2 माने दूसरे वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक करना भले भूल जाएं लेकिन आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू देखने के लिए और अगले पार्ट में हम पटसन के साथ मिलेंगे।